ये वाले टॉपिक्स आप खुद से लाजमी पढ़ लीजिए। एक है ये बीट्स वाला, बीट्स। दूसरा है आपका इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, उसके अंदर दोनों, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी, दोनों। और तीसरा टॉपिक है बीट्स, इंटरफेरेंस और एक टॉपिक था, चलो वो अगर आगे याद आया तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये मैं आपको इसी वजह से नहीं पढ़ा रहा, एक तो आपको सिलेबस आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, दूसरा इतना टाइम नहीं है। बाकी और एक चीज है कि ये वाले जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं ये मैं आपको वीडियो के थ्रू भेज दूंगा, वीडियो में, जिसमें प्रैक्टिस वगैरह मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस। ये मैं वेव एक बनाऊंगा वीडियो, जिसमें आपको वेव के जो फॉर्मूला किस तरह से यूज करने हैं, तो उसमें जो एडिशनल चीजें हमने वीडियो में नहीं की ना, वो वहां पर हम जो है वो कर लेंगे, यानी कि कॉप अप हो जाएंगी। अब देखें ना, सपोज करें कि अगर सिलेबस के अंदर 8 टॉपिक्स हैं, सिलेबस के अंदर अगर 8 टॉपिक्स हैं, उनमें से हमने 8 कर ली, और चैप्टर के अंदर सपोज करें टोटल जो चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं वो 12 टॉपिक्स, तो 4 जो टॉपिक्स अभी रिमेनिंग है वो 4 हम वीडियो के थ्रू कर लेंगे, तो मसले वाली बात थोड़ी है। ठीक है, सच जैसा मैंने आपको कहा था वैसा ही, मतलब मैंने आप सबको करवाया है, जो भी सिलेबस था ऑलमोस्ट सारा हमने किया है, और उससे काफी चीजें ज्यादा भी की, लेकिन ये वाले कुछ टॉपिक्स जो है वो आप खुद से कर लो। अच्छा, डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना कुछ, इनकी जो बताए हैं वो बस इतना याद कर लेना, उसमें देख लेना कि कौन कौन सी एंगल्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, क्या होगा, किस तरह से होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मैं आपको भेज दूंगा इस वेव से रिलेटेड, और पिछले नोट्स मैंने भेजे भी थे वेव से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज अ वेव? वेव होती क्या है? इट इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस which carries which carries energy and momentum, which carries energy and momentum with itself, with itself, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेव। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस, एक ऐसी डिस्टर्बेंस जो क्या करे, कैरी एनर्जी कैरी करे, और दूसरा मोमेंटम कैरी करे अपने साथ। अच्छा, ये क्या किस चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं करती? इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट it does not transport particles of the medium, particles of मीडियम बोल दो तो भी बात सही है, अदरवाइज मास बोल दो, पार्टिकल्स के बदले में मास बोल दो तो भी आप बात ठीक है। ठीक है, एक एमसीक्यू भी होता है, एक एमसीक्यू भी मैंने देखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय अ वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय अ वेव, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा, बस बता रहा हूँ। ऑप्शन था एनर्जी के अंदर, मोमेंटम के अंदर, तीसरा ऑप्शन था पावर, और चौथा ऑप्शन था मास। तो याद कर लें, जब वेव गुजरती है ना, सपोज करें ये एक आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, रस्सी, तार। अब इसके अंदर ये पार्टिकल्स बने हुए हैं, इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एक यहाँ पे, एक दूसरा यहाँ पे, ये इस तरह से। अब जब मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो ये पैटर्न शो करेगा। अब ये वाला पार्टिकल जो ये थोड़ी देर के लिए ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर, यानी कि ये पार्टिकल्स अपनी जगह चेंज करेंगे छोटे से टाइम के लिए। जब टाइम टी जब टी 0 था तो ये इस तरह से था, आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम के बाद इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो जब ये वेव आगे गुजर जाएगी ना तो फिर से ये वापस अपनी इसी मेन पोजीशन पर आ जाएगी। यानी कि इस वेव ने क्या किया ट्रांसमिट, एक तो एनर्जी ट्रांसमिट और मोमेंटम ट्रांसफर किया। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। अगर बॉडी मूव कर रही है यानी कि वेव मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसके पास इट इज सर्टेन मोमेंटम। अच्छा, एनर्जी किस तरह से, ये भी मैं आपको बताता हूँ, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब देखिए, ये जो पार्टिकल्स है ना, इन्होंने क्या किया, ये ऊपर गया,
फिर ये वापसी इसी पॉइंट पर नीचे आ गया, यानी कि अपनी मीन पोजीशन पर इन्होंने ऑसिलेट किया, इन्होंने अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट किया। यानी कि वेव के अंदर जब वेव गुजरती है तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करते हैं, अपनी जगह को चेंज नहीं करते। क्लियर हुई है बात? क्लियर हुई? इज इट क्लियर? अच्छा जल्दी जल्दी बताते जाए काइंडली, तो मुझे पता चले। ओके 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 ओके। अच्छा अब देखें एक और चीज, अगर अगर ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इस पर मैंने एक मास रखा है, मास एम, और ये स्ट्रिंग इसके साथ ये फिक्स है, सपोज करेंगे वॉल है और ये आपकी क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग है, और ये क्या है इसका फ्री एंड, फ्री एंड यानी कि इसको आप मूव वगैरह करवा सकते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ से मूव करवाऊं तो इसके अंदर एक वेव का पैटर्न बनेगा इस तरह से। अब ये वेव का जो पैटर्न बना इसको मैं मूव करवा रहा हूं तो ये वेव का पैटर्न क्या करेगा, ये आगे जाएगा, ये वेव वाला पैटर्न क्या जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखें, जब ये पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, ये वाले पार्टिकल्स वेव के हैं, जब ये ऊपर जाएंगे तो अगर ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये इन पार्टिकल्स को भी ऊपर लेकर जाएगा, तो जब ये इन पार्टिकल्स को ऊपर लेकर जाएगा तो ये मास जो ये भी ऊपर जाएगा, ये मास है एम। जब ये ऊपर जाएगा तो किसी भी मास को ऊपर जब हम लेकर जाते हैं तो उस पर हम वर्क करते हैं कितना, एमजीएस। और एमजीएस क्या होती है, एनर्जी। तो अगर ये वेव इसने अगर इस पार्टिकल यानी कि इस मास को ऊपर उठा लिया, इसका मतलब ये है कि इस वेव ने इसके ऊपर वर्क किया है एमजीएस, यानी कि हमें इसमें पता चला कि इसके पास है तभी तो ये एमजीएस वर्क कर रही है, तभी तो ये एमजीएच वर्क कर रही है। ये वाली बात समझ आई कि इसने इसको ऊपर खींच लिया, वेव पल्स, ये जो पल्स था इसने इसको ऊपर उठा लिया, तो ये थोड़ी देर के बाद हमें पता चला कि ये मास एम ऊपर चला गया, ग्रेविटी है अर्थ के साथ, तो ये इसके पास एनर्जी है, तो एनर्जी है, इसने एनर्जी यानी कि वर्क किया। और इसका मतलब ये है कि वेव के पास ये जो वेव या वेव इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इसके पास एनर्जी है। ये बात समझ आई आपको? अच्छा आवाज सही आ रही है मेरी? एक्चुअली मेरा थोड़ा गला खराब है तो इस वजह से। ठीक है। अच्छा चलो सही है, समझ आ गया तो सही है। अच्छा ये बेसिकली वेव्स की डेफिनेशन है, इसमें याद करने वाली कौन सी चीजें हैं कि ये एनर्जी ट्रांसफर करती है, और एनर्जी को जब टाइम के साथ हम डिवाइड करते हैं तो फिर पता चलता है कि ये पावर है, तो पावर भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है। क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट नहीं होगा, ये पार्टिकल्स है मीडियम के, वेव का मीडियम, अगर वेव स्ट्रिंग के अंदर बन रही है तो मीडियम क्या है, स्ट्रिंग। वेव अगर पानी के अंदर बन रही है तो उसका मीडियम है पानी। वेव अगर हवा के अंदर बन रही है तो उसका मीडियम क्या है, हवा। यानी कि मीडियम एक ऐसी चीज है जो वेव को कंडक्ट करवाती है। तो अगर वेव स्ट्रिंग के थ्रू कंडक्ट हो रही है तो इट इज द मीडियम, इफ द वेव इज कंडक्टेड थ्रू एयर तो एयर मीडियम है। तो इसी तरह से आपको समझ लेना है कि मीडियम क्या है। अच्छा अब वेव के कुछ टाइप्स हैं, वेव के कुछ टाइप्स हैं, अब मैं लिखूंगा अपने हिसाब से, और जो चीजें मिस हो जाए वो आपने देख लेनी, क्योंकि ये चीजें थ्योरेटिकल है और आप एंट्री वाले बच्चे हो, मुझे मेनली जो टॉपिक पढ़ाना है आपको वो है स्टेशनरी वेव का। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जितना मुझे याद है, जितना मुझे जो है समझ आ रहा है। बाकी जो चीजें मिस हो जाए वो आपने खुद में करनी है, ठीक है। अच्छा वेव के टाइप होते हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल मैकेनिकल वेव। अच्छा दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। अच्छा और तीसरी आपके पास होती है, अच्छा पहले इनको डिस्कस कर लें। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, ऐसी वेव, दोज वेव
which require medium. ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड हो फॉर देयर प्रोपगेशन, फॉर देयर प्रोपगेशन। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड हो आगे बढ़ने के लिए या आगे जाने के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? दोज वेव्स, अच्छा, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, डू नॉट, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम, रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब आगे जाना, आगे बढ़ना। आगे बढ़ने के लिए मीडियम इनको रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अगर मैकेनिकल वेव स्ट्रिंग के अंदर बनेंगी, स्ट्रिंग के अंदर, अगर स्ट्रिंग के अंदर बनेंगी, इन स्ट्रिंग, तो उसकी वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा v अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, अंडर रूट टेंशन ओवर म्यू, ये वेलोसिटी होगी इन वेव्स की अगर ये स्ट्रिंग के अंदर बनती है तो। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर ये वेव किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस के अंदर बनेगी तो इनकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर। फिर ये थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है। ठीक है। अच्छा, इन वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो इनकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इनके तकरीबन इक्वल होती है, c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का। अगर आप जो है एसटीएम के जो ग्रुप के अंदर हो, तो उसका जो मैंने टेस्ट कंडक्ट किया था इंटर का पूरा, जो मैंने टेस्ट बनाया था उसमें मैंने सवाल दिया था एक, कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मुझे पता था सबको यही फॉर्मूला याद होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वहां पर थोड़ी सी ट्रिक थी, याद कर ले। मैंने आपको जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि E इज इक्वल टू ई आर इंटर एप्सिलॉन नॉट। तो उसी तरह से ये म्यू जो होता है ना, म्यू म्यू बराबर होता है ई, म्यू बराबर होता है म्यू आर इंटर म्यू नॉट, म्यू आर इंटर म्यू नॉट, बिल्कुल उसी तरह से। तो अगर मीडियम आ जाता है, और मैंने आपको एक चीज कही थी कि ई आर तभी आता है जब मीडियम मौजूद हो, अगर मीडियम मौजूद नहीं होगा तो ई विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से म्यू विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इफ मीडियम इज नॉट देयर। लेकिन अगर मीडियम आ गया तो सी मीडियम किसके इक्वल हो जाएगा? सी मीडियम इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू म्यू नॉट और ई नॉट इंटू ई आर। अच्छा, अब एक चीज और देखें, ये फॉर्मूला यहाँ तक कंप्लीट नहीं है। म्यू आर और म्यू नॉट किसके इक्वल है? ये इक्वल है म्यू के और ये इक्वल है ई के। तो बच्चों के मैसेज ये आ रहे थे कि यहाँ पर क्वेश्चन में गलती है, म्यू नॉट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये वाला ऑप्शन था ही नहीं। तो सवाल भी सही था और मीडियम के लिए पूछा था। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ना, इस तरह से बन जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू ई, इस तरह से, अगर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है तो, क्योंकि मीडियम बदलने से स्पीड वेव की चेंज होती है। ये वाला समझ आया आपको? क्लियर हुआ ये कि ये किस तरह से मैंने लिखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है स्पीड 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू ई नॉट अगर एयर के अंदर है, लेकिन अगर मीडियम इंट्रोड्यूस करवाओगे तो म्यू नॉट इंटू ई आर, म्यू नॉट ई नॉट इंटू ई आर, इन दोनों को ई इंटू म्यू लिख सकते हो। तो ये इसकी स्पीड इस तरह से बन जाएगी मीडियम के अंदर। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, और आपके पास दो तरह की वेव होती है, एक लॉन्जिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स।
ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, दूसरी होती है लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल को कंप्रेशनल भी बोला जाता है। लॉन्जिट्यूडनल, कंप्रेशनल, और तीसरा इसका कोई और भी नाम है, वो आप देख लेना है, मैं कहीं भेज दूंगा। ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि वेव का जो डायरेक्शन होता है, वेव डायरेक्शन, अगर वेव का डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर है, राइट की तरफ, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे। फिर ऊपर जाए नीचे जाए मसला नहीं है, क्योंकि दोनों तरह से क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। अगर ये पार्टिकल सपोज करें तो भी ये एंगल बनाएगा इसके साथ कौन सी, 90 डिग्री। अगर ये पार्टिकल यहाँ से नीचे आएगा तो भी ये एंगल बनाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो ऐसी वेव जो अपने डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो उसे हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। सच वेव विच आर परपेंडिकुलर टू दी such waves in which the particles are perpendicular to the wave direction or motion of wave or propagation of wave, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। अच्छा, इसमें एक और चीज है, मैं आपको समझाता हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मोशन की किस तरह से आप बता सकते हो। दूसरी क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव। अच्छा, ये इसको वेव को बनाए अगर, तो ये इस तरह से बनेगी। ये आपका है ऊपर क्रेस्ट, ये अपवर्ड जो आप होता है इसको आप क्रेस्ट बोलते हो, इसको बोलते हो ट्रफ। अब ये बाकी चीजें हमने डिस्कस कर दी है, क्योंकि काफी टीचर्स क्या करते हैं इस पोर्शन के अंदर आकर फिर आपको बताते हैं कि ये टाइम यहाँ पर क्यों होगा, तो ये ऐसे में मैंने आपको बता दिया, तो फिर यहाँ पर अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पर टाइम क्या है, बाकी चीजें क्या होंगी। अच्छा, लॉन्जिट्यूड और कंप्रेशन, इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव डायरेक्शन, वेव डायरेक्शन सेम होगी। इस तरह से आप बोल सकते हो, such a wave in which motion of the particles of the medium is in the same direction as that of the wave is known as longitudinal compressional wave। ये इनका एग्जांपल है साउंड वेव, साउंड वेव। तो अब ये होगा किस तरह से, अब देखो आपके पास जो नॉर्मली एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, अरेंज। अब जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो ये इन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो इनकी डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक आ जाते हैं और कुछ एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब देखो आपने बोलना स्टार्ट किया तो ये वाला जो पार्ट था, सपोज करो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए, बिल्कुल करीब। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए तो यहाँ पर कुछ स्पेस बन गया होगा, तो इस स्पेस को मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए। और फिर ये दोबारा से डिस्टर्बेंस सेम क्रिएट होगी, तो फिर से ये दोबारा से करीब आएंगे, और फिर ये स्पेस आगे एम्प्टी होगा। इसी तरह से पैटर्न बनता जाएगा। तो ये जो पैटर्न है जहां पर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं, इसको आप बोलते हो कंप्रेशन। इसको आप नाम देते हो कंप्रेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक दूसरे के साथ चिपक गए, कंप्रेस हो गए। और ये जो स्पेसिंग वाला पार्ट है या डेंसर है, इसमें जरूरी नहीं है कि ये एम्प्टी होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स कम भी हो सकते हैं, इसमें इसके कंपेयर में मॉलिक्यूल कम होंगे, कंप्रेशन के कंपेयर में इसमें मॉलिक्यूल कम होंगे। तो इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है रेयर फ्रिक्शन। फिर से ये होगा कंप्रेशन सी और ये रेयर फ्रिक्शन आर। कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, इस तरह से जो है वो एक पैटर्न बनता है। अच्छा, और एक चीज देखें यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि वेव किस डायरेक्शन, वेव के जो पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स आपको यानी कि सिंबल के साथ देगा और पूछेगा कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो वो आपने किस तरह से बताना है। मेनली हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टैंडिंग वेव, मेनली हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टैंडिंग वेव, लेकिन ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अगर वेव डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, इसकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये वी टुवर्ड्स राइट, सपोज करें इसके ये पार्टिकल्स इस तरह से बने हुए हैं,
अगर मैं पूछूं कि ये वाला पार्टिकल है P और ये वाला पार्टिकल है Q, अगर मैं आपसे पूछूं कि P और Q ये अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड जाएगा तो किस तरह से ऑप्शंस बने हुए होंगे। अब यहाँ पर मैं ऑप्शंस नहीं बना रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वे बता रहा हूँ कि आप किस तरह से ये निकाल सकते हो कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अच्छा, याद कर लो कि वेव का जो डायरेक्शन है इसको सबसे पहले आपने देखना है। वेव किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, इस डायरेक्शन के अंदर। अब देखें सबसे लास्ट वाला इसका पार्टिकल कौन सा है, ये वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये लास्ट वाला ये वाला पार्टिकल। अच्छा, अब ये पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब देखो ये वाला पार्टिकल इस पीछे वाले पार्टिकल को क्या करेगा, फॉलो। अब ये पीछे वाला इससे नीचे है तो यानी कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड। और ये वाला पार्टिकल इस यानी कि देखें ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल ने इस वाला पार्टिकल को फॉलो किया। इसको मैं नीचे थोड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में नजर आए। दोबारा से एक मरतबा सुने क्योंकि ये थोड़ा सा यानी कि टिपिकल है, लेकिन अगर समझ आ गया तो बिल्कुल इजी है। वेव का डायरेक्शन सबसे पहले आपने देखना है, उसके बाद लास्ट पार्टिकल देखना है। लास्ट पार्टिकल ये वाला हर पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा। ये वाला पार्टिकल इसको देखो, ये वाला पार्टिकल इससे नीचे यानी कि ये आएगा डाउनवर्ड। ये वाला पार्टिकल इसको फॉलो करेगा, तो ये भी डाउनवर्ड। अब देखो ये वाला पार्टिकल इसको फॉलो करेगा और ये इससे नीचे, तो ये भी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड। तो यानी कि क्यू की जो वेलोसिटी बनेगी ये तो बनी डाउनवर्ड। अब पी की देखो, अब ये वाला पार्टिकल इसको फॉलो करेगा क्योंकि ये इसके पीछे वाला है, तो ये क्या आ जाएगा अपवर्ड। और ये वाला इसको, तो ये भी अपवर्ड। ये वाला इसको, तो ये भी अपवर्ड। ये वाला इसको फॉलो करेगा क्योंकि ये इसके ऊपर है, ये भी अपवर्ड। यानी कि पी की वेलोसिटी अपवर्ड और क्यू की डाउनवर्ड, इस तरह से बोल सकता है। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करोगे आप तो ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा क्योंकि हर पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा। ये अपने माइंड के अंदर बात डाल दी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अगर इस तरह से एक पैटर्न बना हुआ है आपके पास, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला पार्टिकल ये वाला पार्टिकल तो ये किस तरह से होगा, तो यहां पर देखें वेव इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, इस डायरेक्शन के अंदर। सबसे आगे वाला पार्टिकल कौन सा है, ये वाला, ये इसको फॉलो करेगा। और ये इससे थोड़ा सा नीचे, का मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड जाना चाहेगा। तो ये इसको फॉलो करेगा तो ये भी डाउनवर्ड, ये इसको फॉलो करेगा तो ये भी डाउनवर्ड। ये इसको, ये भी डाउनवर्ड। और ये इसको, ये से नीचे, ये भी डाउनवर्ड। अब ये इसको फॉलो करेगा, इसके जो पीछे वाला है, यानी कि ये पार्टिकल इसके अपने पीछे वाले को फॉलो करेगा। ये पार्टिकल क्या है, अपवर्ड। तो ये पार्टिकल अपवर्ड है तो ये अपवर्ड जाना चाहेगा और ये भी लाजमी आगे पार्टिकल्स क्या होंगे, अपवर्ड। तो यहाँ पर देखें पी डाउनवर्ड है और क्यू अपवर्ड है। ये वाला पैटर्न समझ आया सबको। ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, इसके लिए बात कर समझ लोगे खुद से, कोई मसले वाली बात नहीं है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर समझ आया ये, थोड़ा प्रैक्टिस करना, समझ ना आए से पूछना। आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? अच्छा ठीक है। अच्छा, वेव का जो पैटर्न इनका पैटर्न होता है। अब ये ऊपर क्या है, इसको मैं टी से ले रहा हूँ, क्रेस्ट टी। और ये टी क्या है, ट्रफ के लिए। और ये क्रेस्ट और ये ट्रफ और ये क्रेस्ट और ये ट्रफ और ये क्रेस्ट। अगर आपको लेमडा कैलकुलेट करनी हो, लेमडा से कैलकुलेट करोगे, इसको आपको टेंस करना है और आपको कैलकुलेट करनी। तो याद करने लेमडा के लिए एक क्रेस्ट प्लस एक ट्रफ, ये होता है 1 लेमडा। यानी कि इस क्रेस्ट को मैं इस ट्रफ के साथ बुलाऊं तो ये आपकी बनेगी 1 लेमडा। ये क्या बनेगी, 1 लेमडा। अच्छा, दूसरा इसको बोलने का दूसरा एक तरीका है कि क्रेस्ट
से क्रेस्ट जाए, क्रेस्ट से क्रेस्ट। अब क्रेस्ट से क्रेस्ट अपनी मर्जी से नहीं जाओगे, यानी कि क्रेस्ट से क्रेस्ट आप अपनी मर्जी से नहीं जाओगे कि यहाँ क्रेस्ट पर ये वाला पार्टिकल उठा लिया और यहाँ पर क्रेस्ट में ये वाला पार्टिकल उठा लिया तो एक वेव बनेगी, नहीं। सेम पार्टिकल आपने लेना है, यानी कि सेम पार्टिकल लेना है, वो पार्टिकल जो आपस में फेज में हो, जो पार्टिकल आपस में फेज में हो। ये वाली वेव कहाँ जा रही है, राइट की तरफ। ये वाली वेव कहाँ जा रही है, राइट की तरफ। अब अगर मैं इस वेव के पार्टिकल बनाऊं, इस वेव के अगर मैं यहाँ पर पार्टिकल बनाऊं, तो यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने क्या बोला, जो वेव का डायरेक्शन हो उसमें देखोगे आगे आगे पार्टिकल कौन सा है, यहाँ पे वाला पार्टिकल है, ठीक है। अब ये अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा, पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा, पीछे वाला ऐसे ऊपर है, तो ये वाला पार्टिकल जो है वो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पार्टिकल सबसे नीचे, तो ये अपने पीछे वाले को फॉलो करेगा, और पीछे वाला ऐसे नीचे है, तो ये वाला पार्टिकल क्या होगा, डाउनवर्ड। यानी कि इससे ये जाहिर हुआ कि ये दोनों फेज में नहीं है, ये आउट ऑफ फेज है। फेज के लिए आप एक चीज बोलते हो कि दो वेव फेज में तब होंगी जब उनका डायरेक्शन और पोजीशन सेम हो, एंड पोजीशन सेम हो। मैंने याद कर लो, आपको कहा था कि ये फेज में आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो डायरेक्शन और पोजीशन अगर सेम है तो आप बोलोगे कि ये फेज, बोलोगे कि ये फेज में। अगर डायरेक्शन और पोजीशन सेम नहीं है, पोजीशन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये आउट ऑफ फेज है। अब देखो, ये एक दूसरे के 180 पर है, यानी कि ये क्या होंगे, आउट ऑफ फेज। अच्छा, जब पार्टिकल ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये अपने पीछे वाले को फॉलो करेगा, पीछे वाला इसके नीचे है, तो इसका क्या बनेगा, मोशन डाउनवर्ड। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में फेज के अंदर है, क्योंकि इसका डायरेक्शन और पोजीशन क्या सेम है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है और ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। यहाँ पर आपको फेज और आउट ऑफ फेज की बात पता चली। तो एक जनरली आप चीज याद कर लेंगे, कौन से पार्टिकल फेज में होंगे। अब देखो, यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है, 0। यहाँ पर कितनी है, लेमडा, क्योंकि ये पूरा एक एक वेव बन गई। अच्छा, फिर इसी तरह से होगा, फिर बाकी और कोई फेज में नहीं होगा, फिर ये दूसरी वेव बनेगी यहाँ पर, यानी कि फिर ये उसके साथ फेज में होगा। तो 0 लेमडा एन लेमडा तक लेकर जाओ, ये फेज में होंगे, और फेज, और फेज। फेज कहाँ कहाँ पर होगा, एक 0 पर, यानी कि 0 और लेमडा वाली पॉइंट पर, दूसरा 2 लेमडा पर, 3 लेमडा पर, 4 लेमडा पर, यानी कि ये अब तक एन लेमडा पर जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस आपस में एक दूसरे के साथ फेज में होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ फेज में होंगे। ये चीज आपको समझ आ गई। अब सेम फेज वाले पार्टिकल्स आपने देखने हैं। यहाँ पर ये वाला पार्टिकल देखो, ये अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा, ये अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा, ये नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड। और यहाँ पर देखो, ये अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड। तो अगर सेम फेज वाले पार्टिकल्स के दरमियान में क्रेस्ट टू क्रेस्ट जाओगे तो वो भी मैंने आपको बताया है कि क्या होगा, लेमडा। तो यहाँ पर ये इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर ये वाला पार्टिकल क्या है, क्रेस्ट का, और ये वाला पार्टिकल, इन दोनों का फेज सेम। तो इनका पूरा डिस्टेंस निकालोगे तो ये भी बनेगा लेमडा। अच्छा, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसको समझने के लिए एक दूसरा तरीका भी है आप मेरे पास समझाने के लिए। ये पूरा क्या है, हाफ सर्किल है। हाफ सर्किल क्या है, लेमडा/2। अगर इसको मैं हाफ करूं तो यहां से ये मोशन स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या होगा, ये होगा लेमडा/4, और ये क्या होगा, ये होगा लेमडा/2, क्योंकि पूरा हाफ सर्किल है ये। अच्छा, अब लेमडा/4 है, यहाँ पर ये देखो मोशन कहाँ तक जा रही है, इसके हाफ तक। यहाँ पर ये भी क्या होगा, लेमडा/4। इस लेमडा/4 इस लेमडा/4 को मिला लोगे, जब इस हाफ सर्किल को मिलाओगे तो ये पूरा सर्किल बनेगा, उसके नीचे ये हाफ सर्किल लगा दो, आपकी ये लेमडा बन गई। यानी कि दोनों बातें ठीक है। तो लेमडा के लिए एक क्रेस्ट एक तरफ हो, क्रेस्ट के सेम पार्टिकल्स का डिस्टेंस हो तो वो भी इक्वल आएगा, या ट्रफ टू ट्रफ हो, ट्रफ ट्रफ, सेम पार्टिकल्स का डिस्टेंस निकालो, यानी कि अगर ये ऊपर गई और ये तरह से यहां से लेकर यहां तक अगर जाओगे तो ये भी आपकी क्या बनेगी, लेमडा। तो इस इन चीजों के अंदर खुद को अभी कंफ्यूज मत करना, एक दो मरतबा प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से समझ लोगे।
अच्छा, वेव के लिए भी सेम ही फॉर्मूला लगते हैं जो आपने पढ़ेंगे v इक्वल टू एफ लेमडा, और ये बाकी जो फॉर्मूलाज हैं ये वेव वेलोसिटी वगैरह के लिए कभी कभी लिखा हुआ होता है, तो इसके लिए सेम फॉर्मूला लगेंगे, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं। क्लियर हुआ सबको ये? अच्छा, अभी कभी कभी लॉन्जिट्यूडनल के लिए आपसे पूछ लेता है, लॉन्जिट्यूडनल फंसाने के लिए। अब देखें, सपोज करें इसको मैं अच्छे से बना बना लेता हूँ इस तरह से सिंपल करके। ये आपके पास कंप्रेशन है, रेयर सेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयर सेक्शन। यहाँ पर क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके होंगे, या ये थोड़ा अलग अलग होंगे, यहाँ पर ये कंसंट्रेटेड होंगे, यहाँ पर ये अलग अलग होंगे। तो इसी वजह से मैंने अलग अलग करके बनाया है ताकि आपको पता चले ये कंप्रेशन, ये रेयर सेक्शन, ये कंप्रेशन दोबारा से, और ये रेयर सेक्शन। अब यहाँ पर अगर आपको लेंडा निकालनी हो, क्योंकि ये वाला कोई बताता नहीं है, ठीक है, काफी टीचर बताते भी हैं, लेकिन मैं जनरली जिन टीचर से मुझे बताया था तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूछे नहीं जाते। अच्छा, कंप्रेशन, एक रेयर सेक्शन, ये है आपकी एक लेंडा, एक कंप्रेशन एक रेयर सेक्शन, एक एक रेस एक तरफ एक लेंडा। अच्छा, दूसरी बात कि कंप्रेशन से कंप्रेशन का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, अगर इसको मिड से उठाओगे तो यहां भी मिड तक जाओ, और रेयर सेक्शन के मिड से मिड तक, ये रेयर सेक्शन के मिड से मिड तक, तो ये भी लेमडा है। सेंटर ऑफ क्रैश, कंप्रेशन से लेकर सेंटर ऑफ कंप्रेशन तक जो डिस्टेंस है वो लेमडा। सेंटर ऑफ रेयर सेक्शन से सेंटर ऑफ रेयर सेक्शन तक जो डिस्टेंस है वो भी लेमडा। वन कंप्रेशन व्हेन रेयर सेक्शन इज इक्वल टू लेमडा। इज इट क्लियर? अगर मैं आपसे बात पूछ लूं एक, कि अगर आपके पास ये वेव है, उसका ये पैटर्न है, कौन सी वेव है, लॉन्जिट्यूडनल, कंप्रेशन, रेयर सेक्शन, कंप्रेशन, और ये आपका रेयर सेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ पूरे की कितनी है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, इस पूरे की, अगर पूरे की लेंथ 1 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ क्रेस्ट का। तो इसको किस तरह से आप करोगे, तो यहां से देखें, ये पूरी एक कंप्रेशन एक रेयर सेक्शन किसके इक्वल होता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक कंप्रेशन एक रेयर सेक्शन है 1 लेमडा के इक्वल। अब समझते जाओ, यहां पर कितने गिवन है आपको, 4। वन कंप्रेशन रेयर सेक्शन, वन कंप्रेशन रेयर सेक्शन, एक क्वेश्चन है मैंने देखा था वो मैं, अभी ये पूरा कितना है, 1 मीटर। आपसे सिर्फ इस कंप्रेशन का पूछा है, सी का। तो इसको इमेजिन करो कि ये पूरी एक वेव है, ये पूरी क्या है, एक वेव है, और कंप्रेशन रेयर सेक्शन मिलाकर क्या बनाते हैं, एक लेमडा। तो ये दूसरा कंप्रेशन और रेयर सेक्शन क्या मिलाकर बनाएंगे, 2 लेमडा। तो 2 लेमडा किसके इक्वल आ रहे हैं, 1 मीटर के। तो एक लेमडा किसके इक्वल आएगा, 0.5 मीटर के। अब एक लेमडा 0.5 मीटर मीटर आ रहा है, और लेमडा मैंने आपको बताया कि कंप्रेशन और रेयर सेक्शन दोनों है, आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के लिए क्या करोगे, ये दोनों मिलाकर क्या बना रहा है, 0.5। तो इसका एक क्या होगा, इसका हाफ होगा, लेमडा/2, 0.25 मीटर कंप्रेशन के लिए। क्लियर हुआ ये बाबा, क्लियर हुआ ये, समझ आया, समझ आया? ओके बाबा, क्लियर हुआ आपको? ओके, थोड़ा सा माइंड अगर कर लोगे। अच्छा, ये 5 के लिए फर्स्ट नंबर। अच्छा, अब आपके पास कुछ वेव होती हैं जिनकी एनर्जी कंफाइंड होती है एक रीजन के अंदर। अभी हम बात करने वाले हैं स्टेशनरी वेव, जो थोड़ी देर में लाइट भी जाने वाली है, ठीक है। तो अगर लाइट बंद हो जाए तो परेशान मत होना, तो स्टार्ट करेंगे और फिर इसको क्वेश्चन को खत्म करेंगे। स्टेशनरी वेव, असल जो टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर वो ये वाला है, ठीक है। क्या करें,
अच्छा पहले साउंड को कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साउंड के बारे में। साउंड वाला पोर्शन इतना नहीं है। साउंड, अच्छा साउंड के लिए जो फॉर्मूला यूज किया था साइंटिस्ट ने, न्यूटन ने, तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला यूज किया था वो किसके इक्वल था, ई अपॉन रो, या इसको ई को यहाँ पर इक्वल कर सकते हो आप प्रेशर के, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा प्रेशर अपॉन रो। और ये सपोज किया था न्यूटन ने आइसोथर्मल कंडीशंस के लिए, आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंडीशंस के लिए, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी, यानी कि उसका आंसर भी गलत आया था। आइसोथर्मल कंडीशंस के ऊपर इसने इमेजिन किया था, ये किसके लिए, न्यूटन के लिए। दूसरा जो साइंटिस्ट था लेप्लास, लेप्लास करेक्शन, उसने कहा कि ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है साउंड की कंडक्शन वाला, ये हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस। याद कर ले, जब मैंने आपको एडियाबेटिक प्रोसेस समझाया था तो मैंने उसी टाइम आपको बोला था कि आप जो बोलते हो वो भी इसको आप सपोज करते हो कि ये एडियाबेटिक कंडीशन है, क्योंकि आपकी कंप्रेशन जो रेयर फ्रिक्शन होती है इसमें इतना टाइम नहीं लगता कि एनर्जी एक्सचेंज हो सके, एडियाबेटिक कंडीशंस पर होगा। और इसने एक चीज और बोली कि ये जो फॉर्मूला है ई अपॉन रो, अपॉन डेंसिटी, इसमें जो ई होगी इक्वल वो सिर्फ प्रेशर की नहीं होगी बल्कि गामा टाइम्स प्रेशर की होगी। और जब इसने इस फॉर्मूला से ये करेक्शन निकाली, उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड निकली 332 या 333 मीटर पर सेकंड इक्वल। अच्छा, जो न्यूटन ने फॉर्मूला करेक्ट यानी कि कंडीशंस निकाली थी, उसमें जो एरर आ रही थी वो आ रही थी 16%, 16% एरर आ रही थी न्यूटन के वजह से। और कंडीशन का मतलब है ये आइसोथर्मल कंडीशन, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में मॉड्यूलस वेलोसिटी प्रेशर के इक्वल, और फिर फॉर्मूला का आंसर सही नहीं आ रहा था। लेकिन इसने लेप्लास ने इसको करेक्ट किया, इसी वजह से इसको लेप्लास करेक्शन बोला जाता है। कंडीशन आपसे पूछ सकता है कि एडियाबेटिक कंडीशन है, ए अपान रो आर पी अपान रो, और 333 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और एक वेलोसिटी का फार्मूला है जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला है, वो थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं लेकिन आपके सिलेबस के अंदर नहीं था, वो है 3RT अपॉन एम, ठीक है, 3RT अपॉन एम। अब देखें इसमें टेम्परेचर का अंडर रूट के साथ रिलेशन है, तो इस वजह से हम रिलेशन बनाते हैं कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। लेकिन ये वाला जो टेम्परेचर है ये केल्विन के अंदर आप रखोगे, ये वाला टेम्परेचर जो है वो केल्विन के अंदर आप रखोगे। और आपसे अगर पूछ सकता है कि ये वेलोसिटी इतनी है, अगर इस वेलोसिटी को हाफ करें तो टेम्परेचर पहले इतना था, तो बाद वाला टेम्परेचर बताओ, तो आप निकाल सकते हो कंपैरिजन मेथड से। अच्छा, और एक मैं आपको फॉर्मूला बता दूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि v जो है वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर t, वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर t, अगर 1 डिग्री आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, क्योंकि ये सभी कभी कभी सवाल आता है कि 1 डिग्री अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, फॉर इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर अगर डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो आप इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में, तो ये बहुत यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट टेम्परेचर टी, कोई भी टेम्परेचर टी हो तो क्या होगी, वी नॉट एंटर टी, और टी यहाँ पर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या रखो वेलोसिटी, अच्छा वी नॉट का क्या वैल्यू है, 0.61, 0.61 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो ये क्या आएगी, 0.61 सेम मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कभी कभी सवाल पूछता है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हमने बढ़ा लिया, ये जब मैंने एंट्री दी थी तो उसमें ये सवाल आया था, 10 डिग्री टेम्परेचर ये आया था, ये 0.61 वाला। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ा लोगे तो वेलोसिटी आप साउंड कितनी बढ़ेगी, तो यहाँ पर रखो 0.61 एंटर, इस टेम्परेचर की जगह पर रखो 10, तो ये आपका आएगा 6.1 मीटर पर सेकेंड।
तो ये आपकी इतनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी जब आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ, वेलोसिटी ऑफ साउंड वीटी किसके इक्वल मिलेगी आपको? वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल मिलेगी किसके? एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लूं इसका। 6.1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये 0.61 है। अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी, 1 डिग्री बढ़ाने से परसेंटेज इंक्रीज कितनी होगी, तो आपके पास क्या है? 0.61 परसेंटेज इंक्रीज करनी है तो इसको क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? 61% वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाएगी। तो ये वाली जो है कंडीशन अपने माइंड के अंदर रखो। आपका साउंड वाला पोर्शन बस इतना इसके साथ रिलेटेड था, ठीक है। सही है, अरे मानी खाने ना कुछ बैठो गया सही है। अच्छा ठीक है, ये वाला पोर्शन साउंड के साथ फिर वो रिलेटेड है। बाकी फिर इसकी रीडिंग अच्छी कर लो, कुछ मिस नहीं होगा, उम्मीद यही है। और थोड़ा सा देख लेना, इसमें जो मजीद एक्स्ट्रा चीजें हैं वो कर लेना। मुझे जो अच्छे नोट्स अगर मिले तो मैं आपको भेज दूंगा मटेरियल। स्टेशनरी वेव क्या होती है? तो बेसिकली स्टेशनरी वेव वो वेव्स होती हैं। स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कैसे होंगी? पहले तो वो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और ट्रेवल कर रही हो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर ट्रेवल करवाओगे इन वेव्स को, तो ये वेव्स आपकी जो बनेंगी वो स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। इनको स्टैंडिंग वेव्स भी बोला जाता है। स्टैंडिंग वेव्स क्योंकि ये ऐसा लगता है कि आगे नहीं जा रही, अपनी अपनी पोजीशन पर घूम रही है, ठीक है। इसका एनिमेशन सर्च करके आप लोग देखना, आपको आइडिया होगा। अच्छा, अगर मैं इस यहाँ पर, अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है और ये फिक्स है एक चीज, अगर मैं यहाँ से वेव बनाऊं तो यहाँ पर ये एक पल्स बन जाएगा और ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, ट्रेवल करेगा। ये जब इसके साथ टकराएगा इस तरह से तो फिर ये रिवर्स आएगा, ठीक है। लेकिन हम ये प्रोसेस इतना जल्दी जल्दी करते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि ये वाली जो वेव है, एक वेव इस तरह से आगे जा रही है, ये वाली ऊपर वाली वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और ये नीचे वाली वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने क्या कहा? फ्रीक्वेंसी इसकी सेम होगी। याद कर लें, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हमेशा सोर्स पर। अगर वेव्स मैं बना रहा हूँ, मैं इसको जल्दी जल्दी बनाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर मैं इसको कांस्टेंट पोजीशन पर बनाऊंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उस तरह से रहेगी। वेव का डायरेक्शन ऊपर वाली का इस डायरेक्शन में, नीचे वाली का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा और ट्रेवल कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो फिर क्या होंगी? ये यहाँ पर आपको जो पैटर्न दिखेगा वो दिखेगा स्टैंडिंग वेव का पैटर्न। और स्टैंडिंग वेव का पैटर्न होता है इस तरह से। अगर एक वेव यहाँ से गई, अब देखो ये वेव गई यहाँ से, ये वेव गई, सपोज करो ये आगे जाएगी। अब जब ये यहाँ तक आएगी, इसको जब टकराएगी तो ये रिवर्स हो जाएगी और ये वाली वेव आगे आएगी, तो इसके सामने से इस तरह सा एक पैटर्न बन जाता है स्टैंडिंग वेव। अच्छा, और दूसरे बारे इनके बारे में एक चीज और वो बोली जाती है कि कन्फाइंड एनर्जी इन अ रीजन, कन्फाइंड एनर्जी इन अ रीजन। इनकी एनर्जी जो होती है वो इसी पर्टिकुलर एनर्जी यानी कि रीजन के अंदर कन्फाइंड होती है, आगे नहीं जाती, क्योंकि वेव्स आगे नहीं जा रही। ये वाली एनर्जी जो है ये यहीं पर इस एरिया के अंदर कन्फाइंड रहेगी यानी कि फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। तो ये चीज बोली जाती है इनके बारे में। अच्छा, अब इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो आप फॉर्मूलाज देखो। अगर वेव्स में, इन वेव्स में क्या बनते हैं? लूप्स बनते हैं। इन वेव्स के अंदर क्या बनते हैं? कुछ लूप्स वगैरह बनते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक वेव में बना रहा हूँ, इसके दोनों एंड्स क्या है? फिक्स। दोनों एंड्स क्या है? फिक्स। ये यहाँ पर भी फिक्स है, यहाँ पर भी फिक्स है। इसको अगर मैं स्ट्रिंग को प्लग करूंगा तो ये इस तरह से शो होगी। अच्छा, यहाँ पर देखें, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लूप बन रहा है। अब मैं बताता हूँ आगे कि ये लूप किस तरह से बनेंगे और
चीजें किस तरह से होंगी। ये n क्या है लूप के लिए, और 1 लूप इसके अंदर बन रहा है। अच्छा, और एक चीज सपोज करें, ये क्या है, वेव बेसिकली इसका हाफ अपवर्ड है, वो आगे जाकर इससे टकराता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये टकराता है, फिर ये नीचे आता है। तो इस तरह से एक लूप आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक इस तरह की स्ट्रक्चर है। अब जो हाफ सर्किल होता है उसकी लेंथ यानी कि अगर मैं बोलूं कि इसकी टोटल लेंथ है एल, इसकी टोटल लेंथ क्या है एल, तो वो किसके इक्वल होगी, ये इस हाफ के इक्वल होगी। और हाफ किसके इक्वल होता है, लेमडा और 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर आप लेमडा निकालो तो लेमडा किसके इक्वल आएगी, 2l। ये 2 इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, अगर आप लूप्स को बढ़ाते जाओगे तो याद रखो कि लेमडा कम होती जाएगी। यहाँ पर पहले लूप से एक लूप था, यहाँ पर अब लूप है 2। अब देखो यहाँ पर 2 लूप आ गए, लेमडा बाय 2 इसका, लेमडा बाय 2 इसका, तो ये पूरा किसके इक्वल हो गया, ये पूरा किसके इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वल लेमडा के। यानी कि लेमडा आ गया किसके इक्वल, लेंथ के। तो यहाँ पर लेमडा देखो 2l के इक्वल है, और यहाँ पर l के इक्वल है। तो डिक्रीज कितनी हुई, हाफ डिक्रीज हुई, क्योंकि इस 2l को अगर हाफ करोगे ना तो 2 में खत्म हो जाएगा, ये l के इक्वल आएगा। अगर 3 लूप है, हर चीज अलग अलग करके समझाऊंगा, लूप्स का कॉन्सेप्ट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टेंशन ना लो, जितना समझा रहा हूँ समझते जाओ। अच्छा, 3 अगर लूप हो, मैंने 2 बना दिए, तो 3 लूप के लिए क्या होगा, 3 लूप के लिए क्या किस तरह से बनेगा, एक सेकंड। अब देखें, लेमडा बाय 2 इसका, लेमडा बाय 2 इसका, और ये लेमडा बाय 2 इसका, सबको मिला लो तो कितना बन जाएगा, 3 लेमडा बाय 2। ये किसके, इस लेंथ के इक्वल मिलेगा, तो ये एल के इक्वल, एल किसके इक्वल आएगी, 2l/3, ये लेमडा के इक्वल आया। तो ये इस तरह से लेमडा और लेंथ लेंथ आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको जनरल पता हो, क्योंकि बार बार तो आप नहीं करोगे ना, इस तरह से स्क्वायर करते जाओगे और यहाँ पर ये लेमडा बाय 2 सबको ऐड तो बार बार आप नहीं करोगे, तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला लेमडा के लिए आपके पास जो होता है वो है लेमडा इज इक्वल टू 2l/n, और n किसके लिए है, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स। अगर एक लूप में वाइब्रेट कर रही है तो यहाँ पर 1 रखो, तो लेमडा किसके आया, इक्वल 2l के, यहाँ पर देखो लेमडा 2l के इक्वल है। दूसरा देखो, अगर 2 लूप्स के अंदर वाइब्रेशन हो रही है तो लेमडा इज इक्वल टू 2l/2, 2 में खत्म हो गया, तो 2 लूप्स के लिए लेमडा किसके इक्वल आया, l के। 3 लूप्स के अंदर अगर वाइब्रेशन हो रही है तो 3 लूप्स के लिए क्या रखोगे, 2l/n की जगह पर 3, तो 2/3 इंटू l, तो लेमडा किसके इक्वल है, 2/3 इंटू l। यहां से ही अगर आप जनरल फॉर्मूला बनाना चाहो लेंथ का तो वो भी बना सकते। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला फॉर लेमडा, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर n लूप्स। अच्छा, यहां से लेंथ के लिए किस तरह से बनाओगे, n इज इक्वल टू, ये n चला जाएगा इस साइड, n लेमडा नीचे आ जाएगा 2। तो ये भी दोनों फॉर्मूलाज याद कर लो, फॉर लेंथ, लेंथ फॉर n वाइब्रेशन, n वाइब्रेशन के लिए कितनी लेंथ होनी चाहिए, इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्लियर हुआ ये। अब फ्रीक्वेंसी वगैरह को देखते हैं, क्लियर हुआ सबको। क्लियर हुआ, ओके ओके ओके। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का थोड़ा आपने देखना है, और फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक्स वगैरह किस तरह से। अच्छा, हर चीजें अलग अलग करके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आएगी इजी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर 2 लूप्स हैं, अच्छा एक चीज हमने देखी कि लूप्स के बढ़ने से क्या हो रहा था, लेमडा डिक्रीज हो रहा था।
तो याद कर लें, लेमडा जो मैक्सिमम आपको मिलता है वो जब आपकी ये लूप्स किसके इक्वल हो, n इज इक्वल टू 1, तभी आपको लेमडा मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि लेमडा का फॉर्मूला क्या था, 2l अपॉन n, नंबर ऑफ लूप्स के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर n की वैल्यू कम से कम रखोगे तो लेमडा क्या आएगा, मैक्सिमम। तो याद कर लो 2l से बड़ी लेमडा नहीं मिलेगी आपको। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टेशनरी वेव इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग लेमडा ऑफ स्टेशनरी वेव इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन हो l/2, लेमडा इज इक्वल टू l/2, ये भी पॉसिबल है, हो सकती है भाई। और दूसरा ऑप्शन हो 2l, तीसरा हो 3l, और चौथा हो नन ऑफ दीज। तो 3l पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी कितनी है, 2l, क्योंकि जब एक नोड के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, तो ये अपने इस बात का ख्याल रखना। अच्छा, अगर लूप्स के बढ़ने से लेमडा इंक्रीज कर रही है, तो हमने पढ़ा है लेमडा और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। किस तरह से, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी अगर लेमडा यहां से मैं निकालूं v अपॉन एफ, तो अगर लेमडा डिक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो याद कर लो, फ्रीक्वेंसी जब आप लूप्स बढ़ाते जाओगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी करती है इंक्रीज। और वो किस तरह से, जब एक नोड के अंदर यानी कि एक लूप के अंदर वाइब्रेशन होती है, ये यहां पर देख लो, जब एक लूप n किसके इक्वल है, 1 के। एक सेकंड थोड़ा वेट करें। अच्छा, अगर n किसके इक्वल है, 1 के, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब n 1 के इक्वल हो, तो जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है उसका नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दूसरा इसको आप बोलते हो बेसिक टोन, बेसिक टोन। तीसरा हम इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा, अगर n 1 के इक्वल है तो फ्रीक्वेंसी आप किस तरह, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है v अपॉन लेमडा के। और लेमडा, यहाँ पर लेमडा जब n 1 के इक्वल हो, वन n 1 के इक्वल था, तो लेमडा क्या आ रहा था, 2l। यहाँ से निकाल भी सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू 2l अपॉन n, n को 1 रखो तो लेमडा किसके आया, इक्वल 2l के। तो यहाँ पर क्या रखोगे लेमडा की जगह पर, नीचे 2l। अब वेलोसिटी किसके इक्वल, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर वेलोसिटी स्ट्रिंग के अंदर है। और थोड़ी देर पहले जब मैंने मैकेनिकल वेव का आपको बताया था, तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि वेलोसिटी जब स्ट्रिंग के अंदर आप देखते हो, तो वेलोसिटी इक्वल होती है अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। म्यू क्या है, लीनियर डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या रखो, अगर इस v की जगह पर ऊपर 1 रखो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी बात सेम है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू। 1 किसके लिए, 1 फॉर एन फर्स्ट फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट लूप, लूप इज इक्वल टू 1। जब 2 रखोगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को, अगर 2 लूप्स के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, तो किसी भी, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को f0 से जाहिर करो, तो बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है ना, वो इंटीजरल मल्टीपल होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। यानी कि f विल बी इक्वल टू f0 इंटू n। n क्या है, इंटीजरल मल्टीपल, n तो इंटीजर है, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f0। आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख ले रहा हूं मैं, आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल। अब ये होगा किस तरह से, ये देख लो, अगर मैं दो लूप्स के अंदर वाइब्रेशन करवाऊंगा यहाँ पर, तो n किसके इक्वल आया, 2 के। और हमने ये भी बात बोली थी कि फ्रीक्वेंसी लूप्स बढ़ाने से बढ़ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो इसको इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला ये जो था, अच्छा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अलग से फॉर्मूला करके लिख लें। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f नॉट किसके इक्वल आया, 1/2l अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू के। ये था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का या फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला। अच्छा, दूसरे के लिए क्या करोगे, f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, तो इस 1 की जगह पर क्या रखोगे, 2, क्योंकि 2 लूप्स हैं, 2/2l 1, ये यहाँ पर क्या है, टेंशन अपॉन म्यू।
तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1/L। अब देखो फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। यहाँ पर क्या हो गई है, लेंथ 2L से L हो गई है, यानी कि लेंथ ने क्या किया है, डिक्रीज, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि इस सेकंड यानी कि जब नोड्स दो, ये लूप्स दो होंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी इंटीग्रल की तरह, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एफ नॉट की तरह ये बढ़ती जाएगी आगे। ठीक है, ये वाली बात समझ आई, क्लियर हुई। अब आगे से खुद आप रिलेशन निकाल सकते हो, इतना मैंने आपको समझाया कि रिलेशन किस तरह से निकालते हैं, शुरू से ही हमने पढ़ा है, तो बाकी चीजें आप खुद से कर सकते हो, बेसिक जो चीजें थी वो यही। तो इसको समराइज करके मैं थोड़ा दोबारा से लिख लेता हूँ, एक लास्ट चीज आपको बताकर। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज और देखो, अब लास्ट चीज है ये वाली, जहां पर फिक्स्ड एंड्स होते हैं तो वहां पर कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं, याद कर लो, वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करते, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करते। यहाँ पर एक होगा और दूसरा ये यहाँ पर, और कुछ पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा पार्टिकल इस डिस्प्लेसमेंट के साथ, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ, कुछ होते हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जिनको हम नाम देते हैं क्या, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स का नाम। और यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं कोई मोशन परफॉर्म यानी कि अपनी जगह पर है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, तो इनको हम नाम देते हैं नोड्स, यानी कि एन से नोड्स और ए से एंटी नोड्स। एंटी नोड्स कौन से होंगे, जिनका ए से याद कर लें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, एंटी नोड्स ए से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एंटी नोड्स। और नोड्स नो से नो डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से याद कर लो, एन से नोड्स, नोड्स में नो आ रहा है, नो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाले पार्ट। और एंटी नोड्स ए से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ये क्या है, ये वाले पार्टिकल एंटी नोड्स। अच्छा, कभी कभी सवाल पूछते हैं कि नोड्स और नोड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ये वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो अब ये किस तरह से करोगे, यहां पर अगर देखो आप पैटर्न देख सकते हो, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये किसके इक्वल है, लेमडा ओवर 2 के, लेमडा/2। तो यहाँ पर इस एंड पर क्या है, नोड, और दूसरे इस एंड पर क्या है, नोड। तो इन दोनों के दरमियान में, नोड्स और नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना हुआ, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस हुआ, लेमडा/2। ये तो हमने कर लिया। अच्छा, अब एंटी नोड और एंटी नोड के, पहले नोड और एंटी नोड को देख लो, फिर इसको करते हैं। नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, तो अगर नोड और नोड के दरमियान है डिस्टेंस लेमडा/2, तो इस नोड और एंटी नोड के दरमियान, यानी ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस डिस्टेंस के हाफ के। तो इस लेमडा/2 को अगर हाफ करोगे आप, तो इसका मतलब ये है कि इसको 2 के साथ डिवाइड करो। तो किस तरह से करोगे, लेमडा/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा, तो ये आपका आएगा लेमडा/4। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान में डिस्टेंस किसके इक्वल मिला, लेमडा/4 के, तो ये वाला आपका आया लेमडा/4। अब एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान देखना है, तो यहां से अगर आप एंटी नोड उठाओगे ना बिल्कुल मिड से, तो दूसरे लूप के मिड की तरफ आपने देखना है, यानी कि इस तरह से। ये आपका एक लूप, ये दूसरा लूप, और ये तीसरा आगे जा रहा है, ठीक, तीसरा लूप। तो एंटी नोड कहां पर है, एंटी नोड देख लो, ये यहां पर, एंटी नोड यहां पर, दूसरा एंटी नोड यहां पर। तो एक चीज समझने वाली मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी, वो क्या थी, कि अगर यहां से ये वाला डिस्टेंस निकालो तो क्या है, लेमडा/2, और ये वाला डिस्टेंस अगर निकालो तो ये क्या है, लेमडा/2। तो ये दोनों लूप्स का अगर मिलाओगे आप,
तो किसके इक्वल आएगा, लेमडा बाय, इस पूरे डिस्टेंस को अगर मिलाओगे तो ये आएगा लेमडा, इस पूरे डिस्टेंस को अगर मिलाओगे तो ये आएगा लेमडा। अब आपने एक चीज देखनी है, यहाँ पर ये दोनों पार्टिकल्स सेम पोजीशन पर थे, एक ही लूप के अंदर, ठीक है, तो इनका डिस्टेंस क्या था, लेमडा बाय 2। यहाँ पर आपने क्या देखना है, ये दो पार्टिकल्स जो है ये भी इक्वली पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर, लेकिन लूप्स अलग अलग है। तो ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल है, लेमडा बाय 2 के। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ पर क्या होगा, नोड, ये क्या है, एंटी नोड। आपने निकालना है एंटी नोड और नोड के दरमियान, ठीक है, और सॉरी, नोड और एंटी नोड के दरमियान नहीं, बल्कि एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान। तो यहाँ एंटी नोड से नोड की तरफ देखो तो कितना डिस्टेंस आया, लेमडा बाय 4। ये तो अभी आपने निकाला है ना, लेमडा अपॉन 4। यहाँ से देखो फिर से, नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना, लेमडा बाय 4। तो इसको टोटल को मिलाओगे, लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 4, तो ये कितना होगा, 2 लेमडा बाय 4, तो ये आपका बनेगा लेमडा बाय 2। तो ये आपने निकाल लिया, ये किसके इक्वल है, लेमडा बाय 2। तो एक चीज याद करने के लिए मैं आपको सेम याद दिला दूं कि नोड और एंटी नोड दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है लेमडा बाय 2। और नोड और एंटी नोड हो, नोड और एंटी नोड हो, या एंटी नोड और नोड हो, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितने इक्वल आएगा, लेमडा बाय 4। क्लियर हुआ, समझ आया, बात क्लियर हुई, कुछ दिमाग में आया। याद क्या करना है स्टेशनरी वेव्स के लिए, ये वाली चीजें याद करनी है। फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, दोनों वेव्स आपस में टकराएंगी 180 पर, तो एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न का नाम है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स में फ्रीक्वेंसी जो पहले होती है वो सबसे कम होती है, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक या बेसिक टोन का नाम देते हैं। जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लूप्स बढ़ते जाएंगे, लूप्स के बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती जाएगी। इस वेव्स के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पर मोशन जो है वो होती नहीं, वो अपनी मेन पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, उनको हम नाम देते हैं नोड्स का। दूसरे होते हैं जिनका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, वो एंटी नोड। नोड और नोड के में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2, एंटी नोड और एंटी नोड के में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2, नोड और एंटी नोड के में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी नोड्स बड़ा, यानी कि नंबर ऑफ लूप्स अगर बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन लेमडा मैक्सिमम होगी जब लूप एक होगा, एक लूप के अंदर वाइब्रेशन होगी तो लेमडा मैक्सिमम होगी स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग के लिए। और स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम आपको लेमडा मिलती है वो किसके इक्वल होती है, 2n। यानी इससे लेमडा एक्सीड नहीं कर सकती, 3 लेमडा इज नॉट पॉसिबल, 2.1 लेमडा इज नॉट पॉसिबल, 2.01 लेमडा इज नॉट पॉसिबल, ओनली द लेमडा व्हिच इज मैक्सिमम, that is 2 lambda, oh sorry, lambda is equals to 2l। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, और पीछे हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी लूप्स बढ़ाने से इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि लेमडा डिक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी ने क्या करना है, इंक्रीज, तो कीप द रेशियो कांस्टेंट। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर देखें, ये लास्ट चीज है और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होगा। और कोशिश करना नोट्स अच्छे से पढ़ना और बाकी प्रेप अपनी अच्छे से करो, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होगे। मैंने जितनी अपनी कोशिश की है, अपने टाइम को थोड़ा कट करके अपने आप को थोड़ा नुकसान भी दिया है, मैंने पढ़ा, मैंने थोड़ा सा कम है यूनिवर्सिटी का, लेकिन फिर भी मैंने आपको चीजें काफी करवाई हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें। अच्छा, लूप्स अगर मैं बढ़ा लूं तो एक चीज यहाँ पर आप पैटर्न देखोगे, वो मुझे एक चीज समझानी है आप। नोड्स कहाँ पर है, ये नोड्स है यहाँ पर, ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड और ये चौथा नोड। एंटी नोड कहाँ पर है, एक यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अच्छा, एक मजे वाली चीज देखो, यहाँ पर कितने लूप है, 1 2 3, 3 लूप्स। और एंटी नोड कितने, 1 2 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर देखो नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो नोड्स 4 है। एंटी नोड कितने होते हैं, एंटी नोड 3, लेकिन लूप्स कितने, लूप्स भी 4 है। तो वेव्स इन स्ट्रिंग में लूप्स और नोड्स बराबर होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 लूप्स बन रहे हैं, एक स्टैंडिंग वेव जो स्ट्रिंग के अंदर हम बना रहे हैं, 5 लूप्स हैं, तो नोड्स कितने हैं, आप बोलोगे 5। अगर एंटी नोड पूछ लूं तो एक कम कर लो, तो नोड्स यहाँ पर एंटी नोड कितने होंगे, एंटी नोड n-1 होंगे।
पहले करके देखो, यहाँ पर देखो ये 2 नोड्स हैं और एंटी नोड 1। नोड्स कितने? नोड्स 2। ओ सॉरी, यहाँ पर कोई मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा? हाँ मिस्टेक हुई है ना यहाँ पर। एक चीज देखो यहाँ पर, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर ये लूप कितने हैं? लूप है 3। ये गलती हुई थी, लूप है 3। एंटी नोड कितने? एंटी नोड है 3। और नोड्स कितने? नोड्स है 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोड्स कितने हैं? 2। एंटी नोड कितना है? 1। और लूप्स कितने हैं? 1। तो एंटी नोड और लूप्स इनका डायरेक्ट रिलेशन इन स्ट्रिंग के अंदर, वेज इन स्ट्रिंग के अंदर, वेज इन स्ट्रिंग के अंदर जितने आपके पास एंटी नोड्स होंगे उतने लूप्स बनेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 लूप्स हैं, तो 5 लूप्स अगर बनाओगे तो 5 एंटी नोड आएंगे, क्योंकि एक नोड के अंदर 2 नोड आ रहे हैं, एक एंटी नोड आ रहा है। एक एंटी नोड यहाँ पर, एक दूसरा तीसरा, तो 3 नोड, ओ सॉरी 3 एंटी नोड और 3 आपके लूप्स। अगर 5 लूप्स बनाओगे तो भी पैटर्न सेम रहेगा। ये आपके पास एक लूप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये एक एंटी नोड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अच्छा, और नोड्स देखोगे तो नोड्स एक ज्यादा बनेंगे, ये 5 है तो ये 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्लियर हुआ? कि मुझे थोड़ा बताने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। दोबारा से एक सवाल सुने। अगर एक नोड है वो वेव्स एंड स्ट्रिंग, अगर एक आपके स्टेशनरी वेव्स है आपके पास जो आप बना रहे हो एक स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग के अंदर अगर 3 लूप्स हैं तो एंटी नोड कितने होंगे? एंटी नोड होंगे 3। लूप्स कितने होंगे? लूप्स होंगे 3। अच्छा, नोड्स कितने होंगे? नोड्स 4 होंगे। नोड्स नोड्स +1 होंगे, यानी कि एक ज्यादा होगा, और एंटी नोड -1, एक कम होगा। ये समझ आया? अच्छा, और नोड और एंटी नोड बन कहां पर रहे हैं ये आपने देख लेना है। एक आपका एंटी नोड बन रहा है इस पोजीशन पर, ये नोड फॉर नोड्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर नोड्स। तो यहाँ पर नजर आ रहा है? हाँ, नोड्स के लिए एक ये वाली पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी है? 0 वाली। दूसरा देखिए नोड कहां पर बन रहा है? ये यहाँ पर। और ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल था? ये एक लूप का, ये λ/2 पर, तो एक होगा λ/2 पर। दूसरा फिर ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोबारा से एक λ/2 मिला लो तो पूरा बन जाएगा λ, फिर 3 λ/2 पर। यानी कि ये बनता रहेगा अप टू n λ/2 तक। किस तरह से? इसका जनरल फॉर्मूला क्या है नोड का? n λ/2, और n किसके इक्वल है? 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। n λ/2, n λ/2। n अगर 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0, 1 रखोगे तो λ/2, 2 रखोगे तो 2 2 में खत्म हो जाएगा लैम्डा, 3 रखोगे तो 3 λ/2। तो ये किसके लिए है? फॉर नोड्स। अच्छा, एंटी नोड्स के लिए थोड़ा सा टिपिकल है फॉर्मूला, लेकिन मैं दोबारा से समझा देता हूँ फॉर्मूला। ये पैटर्न आप इसी तरह से निकालोगे। अब देखो, एक एंटी नोड बन रहा है यहाँ पर, ये डिस्टेंस क्या है? λ/4। पहला डिस्टेंस है λ/4। दूसरा क्या है? λ/4 से ये λ/4 आया, नोड एंटी नोड, फिर ये λ/4 आया, तो ये दूसरा आया λ/2, तो ये इसमें मिलाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए जनरली फॉर एंटी नोड्स ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, आगे आपको काम आएगा। 2n-1 और λ/4, λ/4। अच्छा, इसको थोड़ा चेक करके देखते हैं पहले, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादातर जो होते हैं वो कहीं कहीं पर धोखा भी दे देते हैं। ठीक है, तो n अगर 1 रखो तो ये आएगा 2 -1। n अगर 1 रखो पहले लूप के अंदर एंटी नोड की पोजीशन क्या होगी? तो n की जगह पर हमने 1 रखा, तो ये आया 2 -1, तो ये आया 1, तो बाकी आया आपके पास λ/4। और ये n यहाँ पर किससे स्टार्ट होगा? 1 से, क्योंकि 0 पर एंटी नोड नहीं बनता। 0 सॉरी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये अप टू इनफाइनाइट। दूसरी पोजीशन बनाओ, यानी कि जब n 2 हो तो ये आपके पास आएगा 2 × 2, ये -1, λ/4, 2 × 2 4, 4 में से 1 गया 3, 3 λ/4। इस दूसरे एंटी नोड की जो पोजीशन है ना, दैट इज 3 λ/4।
भले आप इसको करके देखो, लेमडा बाय 4 और लेमडा बाय 2 को, लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 2, एलसीएम लो 4 लेमडा, ये 2 लेमडा, इट इज 3 लेमडा बाय 4। तो इस पैटर्न को कम करने के लिए ये फॉर्मूला है 2n-1 लेमडा बाय 4। एन क्या है, 1 2 3 4 से स्टार्ट है, नोड के लिए एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और उसके लिए 1 से स्टार्ट है। तो ये चीज याद कर लो। स्ट्रिंग वाले पोर्शन में ये वेव्स इन स्टेशनरी वेव्स जो स्ट्रिंग में अंदर पड़ी है हमने, उसके अंदर क्या हो रहा है कि लूप्स जितने हैं उतने एंटी नोड, और बाकी ये कंडीशन वेरी भी कर सकती है। क्लियर हुआ ये सबको? क्लियर हुआ, समझ आया? स्टेशनरी वेव्स पहले पढ़ी होंगी आपने, पहले समझ आया, पहले पढ़ा होगा आपने, कुछ क्लियर हुआ होगा तो मुझे बताओ। कुछ मैंने थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करके सिंपल करके समझाता हूँ, काश मुझे भी कोई अपने टाइम पर ऐसे समझाता। अगर मुझे उस टाइम कोई समझा लेता तो शायद मैं आज आपको समझाता नहीं, क्योंकि फिर मैं ये चीजें भूल जाता, क्योंकि मैंने ये चीजें खुद से सीखी हैं टाइम लगाकर, तो इसी वजह से मैंने याद कर ली। चलो अच्छा, और दूसरा इसके अंदर दो केसेस होते हैं, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप और दूसरा होता है क्लोज ऑर्गन पाइप। अब इसकी मैं पूरी चीजें नहीं करूंगा, वो आपने खुद में करनी है, इसके फॉर्मूला वगैरह देखने हैं। लेकिन इसमें जो चीजें आपको परेशान करती हैं जब आप ये खुद से पढ़ते हो, तो वो मैं चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब ये है कि ये पाइप है आपके पास इस तरह से और ये बिल्कुल ओपन है। तो जहां पर ओपन एंड्स होते हैं वहां पर आपका क्या बनता है, यहाँ पर जहां पर ओपन एंड्स होंगे आपके, यहाँ पर बनेगा आपका एंटी नोड, यहाँ पर बनेगा एंटी नोड, यहाँ पर भी एंटी नोड, और इस सेंटर के अंदर एंटी नोड के दरमियान क्या होता है, नोड। तो ये इस तरह से पैटर्न आता है। अच्छा, और लूप्स यहाँ पर कितने हैं, लूप्स देख लो, ये एक आधा लूप और ये एक, यानी कि ये, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी। अब देखें, जिस तरह से हमने यहाँ पर एक इस लूप को और इस लूप को हमने एक काउंट किया था ना, तो इसको हम हाफ काउंट करेंगे, लेकिन हाफ वो वाला नहीं है। लेकिन पहले समझो, पहले जो समझा रहा हूँ पहले वो समझो, कंफ्यूज मत करो ज्यादा अपने आप को, तो ये मुझे थोड़ा बताने में और समझाने में आपको टाइम लगेगा। अच्छा, क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा, क्लोज ऑर्गन पाइप में इस क्लोज वाली साइड पर क्या बनेगा, नोड, क्योंकि फिक्स एंड पर आपको मैंने बताया था कि नोड बनते हैं, और जो फ्री एंड है वहां पर क्या बनेगा, एंटी नोड। ये इस तरह से ये वाला पैटर्न आएगा आपका, इस तरह से, और ये वाला पैटर्न आएगा आपका इस तरह से। एक मजे वाली चीज देखी, जो आपने स्टेशनरी वेव्स का पैटर्न पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, इस सेंटर के अंदर आपका एंटी नोड था और साइड के अंदर क्या थे, नोड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये साइड के अंदर एंटी नोड है और बीच के अंदर नोड। तो ये वाला फर्क आपने देख लेना है। अच्छा, इसमें से अगर आप चीजें निकालोगे अच्छा, यहाँ पर देखें, इसको सपोज करें इस तरह से और ये इसको सपोज करें इस तरह से। नोड और एंटी नोड के दरमियान में डिस्टेंस क्या था, लेमडा बाय 4, और नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस लेमडा बाय, तो ये इसकी जो लेंथ होगी किसके इक्वल होगी, लेमडा बाय 2 के, और ये किसके इक्वल है, लेंथ के। तो यहां से अगर लेमडा निकालोगे तो वो किसके आएगा, इक्वल 2l के। और इसके अंदर लूप कितने हैं, लूप है एक, ये यहां से अंदाजा लगा सकते। अच्छा, इसके जो फॉर्म्स हैं, फॉर्मूलाज हैं ओपन ऑर्गन्स के, वो सेम एज ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। ये एडिशनल है, वेव इन स्ट्रिंग एडिशनल है, लेकिन आता है, इसी वजह से बता रहा हूँ। दिल ने किया कि बता दूं ताकि मसला ना हो, खुद से पढ़ लेना, इसे दोबारा से पढ़ना। स्टेशनरी वेव्स वाले जो फार्मूलाज हैं वही होंगे सेम। इस केस के अंदर ओपन आर्गन पाइप्स के अंदर आपसे कुछ पूछ ले तो एक चीज याद करने वाली है कि यहाँ पर इस नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन क्या हो रही है, स्विच हो रही है। एक चीज ये, इसके अंदर ये जो फॉर्मूलाज हैं ये चेंज हो जाते हैं इसके अंदर। अब ये आपने फॉर्मूलाज खुद से पढ़ने हैं, क्योंकि अभी इसको मैं समझाऊंगा तो और टाइम लग जाएगा, ये आपने खुद से कर लेना है, सेल्फ या असाइनमेंट। लेकिन ये मैंने आपको जो इसके बेसिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए थोड़े, तो इसमें से अब आप दोबारा से आप पढ़ोगे ना तो आपको आसानी होगी। थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला, लेकिन आप कर लोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे। स्टेशनरी वेव्स भी बच्चों को जहर लगता है, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको सिंपल करने की। ये वाला भी मैंने बता दिया कि उसी तरह है, तो बाकी अभी याद करना है ये वाला, तो इसको याद कर लेना खुद। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ठीक है? और किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो कभी भी, तो आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। और जो आपने पढ़ा है अभी उसकी अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है? बाकी हम इंशाल्लाह ताला से मैं आपको फिर वर्कशीट्स वगैरह प्रैक्टिस की कुछ बनाकर आपको भेज दूँगा, तो वो आप देख लेना, इससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है? गॉड ब्लेस और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।